नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं साइंस प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले भी मैंने 6 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे वो। दोस्तों, इसमें मैंने वो क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बीच बीच में तकरीबन 4 से 5 कुछ स्टार क्वेश्चन डाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, यानी लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर है, केल्विन है, कैंडेला है या हर्ट्स है? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंडेला। ये जो डायोप्टर है ये एसआई यूनिट है पावर ऑफ लेंस की। केल्विन है टेम्परेचर की और हर्ट्स है फ्रीक्वेंसी की। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, यानी इनमें से स्केलर क्वांटिटी क्या है? वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है या वेलोसिटी है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखते हैं स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। ये होती हैं ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों होते हैं, यानी वो इस मैग्नीट्यूड से इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो देखते हैं इसका ये सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा, असल में इसके दो हैं आंसर, एक डिस्टेंस और एक स्पीड। दोस्तों, इन दोनों में मैं आपको ये डिफरेंस बताता हूँ, आप में से कुछ को कन्फ्यूज़न हो सकती है। डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी जैसे कि मैं ये बना दूँ एक, ये बी, ये सी, यानी एक पर्सन है वो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया। तो इसको मान लिया जैसे ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, तो जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा वो आएगा ये 15 किलोमीटर का। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अमंग टू पॉसिबल पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच का शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता। तो उससे निकालने का ये फॉर्मूला है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये थ्योरम होती थी पाइथागोरस थ्योरम। जैसे इसका वो हो जाएगा, ये ए सी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर इस डायरेक्शन में। तो आइए अब ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझते हैं। दोस्तों, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एक बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इतने टाइम में, वो होती है स्पीड। लेकिन वेलोसिटी होती है स्पीड अपॉन टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने समय में और इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी बन जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो पहले तो ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म होता है कि मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है, यानी स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
पहली ऑप्शन है अ कार मूविंग ऑन अ हाईवे विथ यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड ऑप्शन मूवमेंट ऑफ अ फैन ब्लेड। तीसरा है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और चौथा है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। ये जो बाकी के तीन हैं इसमें आपने देखा होगा, ये इसमें बताया गया यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सेम स्पीड से कार ट्रेवल कर रही है तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और ये जो मोशन ऑफ फैन ब्लेड, ये फैन मतलब जितने भी चक्कर घूमता है वो एक सेम ही स्पीड पे घूमता है। ऐसा नहीं होता कि एक चक्कर उसने इतनी स्पीड से घूम रहा है, एक इतने की, एक इतने की या एक इतने की। और सेम ऐसा ही मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी जो धरती ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है वो सेम ही स्पीड से काटती है। ऐसा नहीं है कि इस साल इतनी स्पीड से चक्कर काटा है और इस साल इतनी स्पीड से काटा है। तो और ये जो फोर्थ ऑप्शन है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वो हर सेकंड में 9.81 मीटर पर सेकंड से तेज हो रही है। दोस्तों इनका एक और है कि जो ये बाकी के तीन हैं इनमें है एक्सेलरेशन बराबर 0 और इसमें एक्सेलरेशन है 9.81 मीटर पर सेकंड। तो जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं, ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसका जो ये इक्वेशन होती है वो होती है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। इसमें v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्टेंस। यानी जो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसे हमें पोजीशन और वेलोसिटी के रिलेशन के बीच का मतलब पता चलता है। और जो बाकी की हैं ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसकी जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस at। यानी ये इक्वेशन बताती है कि वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है। ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये टाइम। और जो ये दूसरी बच गई ये पोजीशन टाइम रिलेशन, ये बताती है कि पोजीशन और टाइम में क्या रिलेशन है। इसकी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी s डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन और ये t टाइम। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनो एटॉमिक। ये स्टार क्वेश्चन है, जो मैंने बताया था पहला स्टार क्वेश्चन यही है, यानी इनमें से कौन सा मोनो एटॉमिक है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एटॉमिसिटी होती क्या है। ये होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, यानी इसमें के जो हाइड्रोजन जो ये मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें हमें बताना मोनो एटॉमिक, यानी वो आर्गन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या ओजोन है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन। ये नोबल गैस है तो इस वजह से मोनो एटॉमिक है।
और जो ऑक्सीजन है इसे हम लिखते हैं O2, यानी इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। नाइट्रोजन है, ये डायटोमिक है, ये ऑक्सीजन डायटोमिक है, यानी इसमें जो नाइट्रोजन है इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम हैं। और जो ओजोन है इसे लिखा जाता है O3, यानी इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो ये होगी ट्राई एटोमिक। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन कम इन एम शेल, यानी जो शेल होते हैं KMLN, उसमें कितने ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं या 32 होते हैं? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 18। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये होते हैं के शेल में, 8 होते हैं एल शेल में, 18 होते हैं एम में और 32 होते हैं एन में। इनका फॉर्मूला होता है वो होता है 2n², यानी n होता है कोई भी नंबर 1 से लेके आगे तक। जैसे कि इसमें हम के शेल की बात करें तो n हो गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 2, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जो एल शेल है इसमें n 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो m है ये के लिए n हो गया 3, या 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो n है n ये हो गया 4, 4 चौक 100, ये 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32, तो n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये भी है एक स्टार क्वेश्चन। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, यानी इनमें से अल्फा पार्टिकल क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज लाइट पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ लो वेवलेंथ हैं, या फिर सभी हैं? जो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ये ऑप्शन बी, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। ये जैसे आपने ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो यही थे। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत लो होती है, यानी लो पेनिट्रेटिंग पावर। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इन्हें हम कहते हैं बीटा पार्टिकल्स। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ये अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ लो वेवलेंथ इन्हें हम कहते हैं गामा पार्टिकल्स। ये गामा पार्टिकल, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो इन सब में से ज़्यादा होती है। तो ये स्टार क्वेश्चन था, स्टार लगा लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक स्टार क्वेश्चन है। एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज, यानी जिनके ये न्यूट्रॉन्स को नंबर सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं, या आइसोस्टर्स कहते हैं? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोस्टोन्स। इनका एग्जाम्पल होता है जैसे कि 1s3, ये ट्रीटियम है हाइड्रोजन का ये आइसोटॉप, और ये 2 हीलियम 4, यानी ट्रीटियम में और ये हीलियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम है। तो आइसोटॉप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आइसोटॉप को ये मैंने पहले बताया था, तो अब आपका इसको कमेंट में बताना है कि ये क्या होते हैं। इनके मैंने एग्जाम्पल भी ये जो पिछली साइंस की वीडियो थी यानी साइंस प्रैक्टिस पार्ट 6 उसमें मैंने बताया है। और जो ये आइसोबार्स हैं ये होते हैं सेम ये एटम्स हैविंग दी सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी इनका जो ये मास नंबर होता है वो सेम होता है, सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी उनका जो मास है वो तो सेम मिलेगा पर एटॉमिक नंबर अलग होगा।
तो इसके एग्जाम्पल होंगे 6C14 और ये 7N14। यानी जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास 14 है, पर उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। और जो नाइट्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर है 7, लेकिन मास इसका भी 14 ही है। तो आइसोस्टर्स की बात करते हैं दोस्तों। ये होते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इनका जो एग्जांपल है वो है CO2 और ये N2O। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8, यानी 2 एटॉमिक नंबर है, 8 दूनी 16, तो ये हो गए 22 एटम्स। और जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7, यानी 7 दूनी 14 जमा 8, तो ये भी 22, यानी इनका एटॉमिक नंबर और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें ये नोट हटा दीजिएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। HNO3, H2CO3, CH3COOH या फिर HCOOH। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HNO3। ये जो 3 हैं ये है कार्बन एसिड, यानी ये कार्बन के कंपाउंड से बने हैं। और जो कार्बन एसिड होते हैं इन ये एकदम वीक एसिड होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, यानी लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या कुछ इनमें से कुछ भी नहीं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपने ये जो हाउसफुल मूवी थी, जो उसका लास्ट सीन है जिसमें सब लोग हंसते रहते हैं, जो उसमें गैस इस्तेमाल हुई थी वो ये जो उसमें गैस दिखाई गई थी वो यही थी, नाइट्रस ऑक्साइड। जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये है कास्टिक सोडा, इसे हम कास्टिक सोडा से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें करवा रखा है, तो आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों जो ये मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट्स में बताइएगा, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको ये आपकी रिवीजन होती रहे कि आपको आता है या नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो पिछले ये वीडियो उनमें से देख के बता सकते हैं, या फिर गूगल भी कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी एक स्टार क्वेश्चन है, यानी ये तीसरा स्टार क्वेश्चन आ चुका है अब तक। तो जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, यानी जर्मन सिल्वर इनमें से किसका एलॉय है। सिल्वर का है, प्लेटिनम का है, कॉपर का है, या ये गोल्ड का है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर का एलॉय है। ये मिक्सचर होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। इसमें कॉपर होता है 50%, जिंक होता है 30% और निकल होता है 20%। और ये इस्तेमाल होता है ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में या फिर डेकोरेटिव कोई आर्टिकल्स बनाने में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, सिल्वर ऑर्नामेंट्स ग्रेजुअली टर्न ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश लेयर। यानी आपने देखा होगा जो आपके ये सिल्वर के ये गहने या बर्तन होते हैं वो कुछ समय बाद ये उन पे ब्लैक लेयर आ जाती है। तो वो ब्लैक लेयर किसकी होती है। वो सिल्वर ऑक्साइड की होती है, सिल्वर नाइट्राइड की होती है, सिल्वर क्लोराइड की होती है, या फिर सिल्वर सल्फाइड की होती है। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर सल्फाइड। ये लेयर आती है हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमारी एयर में प्रेजेंट होता है, सिल्वर उससे रिएक्ट करके इसके ऊपर ये लेयर आ जाती है। ये है कम्स व्हेन सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, यानी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं उनमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती हैं।
ये आपने देखी भी होंगी और ये कुछ जगह तो अभी भी इस्तेमाल हो रही होंगी। ये ऐसी सी ये ट्यूब होती हैं, ये इसका बॉक्स बन गया। ये ऐसे ये पाइप सी होती हैं इनमें, ये इस टाइप की ट्यूब होती हैं। तो उनमें कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, हीलियम है या क्रिप्टॉन है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों गैस इस्तेमाल की जाती हैं ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में। दोस्तों आपसे एक और होमवर्क है कि आपको बताना है, ये कमेंट में बताइएगा कि हीलियम है ये और किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। आप इसे बिल्कुल देखा भी है आपने असली ज़िंदगी में, और ये मैं बताता हूँ कि क्रिप्टॉन और किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। ये क्रिप्टॉन इस्तेमाल होता है हाई स्पीड फोटोग्राफी में। तो दोस्तों आप ये हीलियम का ज़रूर बताइएगा कि ये और किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, यानी पेंटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C5H10, C5H8, C5H12 या इनमें से कुछ भी नहीं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C5H10। दोस्तों ये जो पेंटेन है ये है एल्केन, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और जो ये है C5H8 ये है एल्कीन, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और जो ये नहीं, ये गलत हो गया, ये C5H8 है एल्काइन, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और जो ये C5H10 है ये है एल्कीन, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो दोस्तों ये एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्काइन का होता है CnH2n-2, और ये एल्कीन का होता है CnH2n। ये n आप इसमें जैसे जैसे नंबर रखते जाओगे वैसे वैसे ये कंपाउंड देता जाएगा। जैसे जो अगर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा मीथेन, 2 रखोगे इथेन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन और ये है स्टार क्वेश्चन। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन वेल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, यानी वेल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में किसका इस्तेमाल होता है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, और ये मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, इसमें इस्तेमाल होता है सल्फर का। दोस्तों वेल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ होता क्या है? ये होता है जैसे ये रबड़ होती है वो हमारी एकदम नरम होती है और उसके अंदर ये खिंचाव नहीं होता, मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एकदम लो होती है। तो अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए किया जाता है ये वेल्कनाइजेशन प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि जो रबड़ है उसको सल्फर के साथ मिक्स करके 373 केल्विन से लेके 415 केल्विन के बीच में उसे गर्म किया जाता है। इसके बाद रबड़ हार्ड हो जाती है और वो फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके बाद वो हार्ड हो जाती है प्लस फ्लेक्सिबल। और दोस्तों इसका जो ये नेचुरल रबड़ है, जो इसका आपको बताना है कि इसके हम ये मोनोमर को क्या कहते हैं, ये भी आपका होमवर्क है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।